Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kids. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs फॉर द चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अगर आपने सिलेबस देखा है तो आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में से एक बहुत बड़ा टॉपिक इस चैप्टर में से कट कर दिया गया है। मतलब आप ये लगा सकते हो 50% चैप्टर कट है, 50% करना है। अब 50% जो आपका चैप्टर कट है वो नाम में ही जो ह्यूमन आई है ना वो पूरा कट कर दिया गया है। मतलब अब चैप्टर को आप ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ना बोलकर सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड भी बोल सकते हो। तो आज हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। ऑल्सो इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी क्लास 9th के और क्लास 10th के साइंस के ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स की। इनफैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस के भी मैंने सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं ऑफ द चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब जो कट है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि ये कट है, आपको नहीं करना। देखो आई के बारे में क्वेश्चन है, एक पर्सन दूर की चीज़ नहीं देख सकता, आई हमें नहीं करना, तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना। सेकंड, अ पर्सन सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, वो कुछ देख नहीं पा रहा, तो ये क्वेश्चन भी हमें नहीं करना, ये आई का है। थर्ड, अ प्रिज्म एबीसी, ये करना है हमें क्वेश्चन विथ बीसी एज बेस, उसने कहा है बीसी बेस है, इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ओके, a narrow beam of white light is incident as shown on the prism as shown in the figure. In which of the following cases after dispersion third color from the top correspond to color of the sky? मतलब ना इतनी छोटी सी बात बोलनी थी और इतना कंफ्यूज कर दिया। उसने कहा टॉप से थर्ड कलर स्काई का कलर होना चाहिए। पहले पता होना चाहिए स्काई किस कलर की होती है, स्काई इज ब्लू। तो उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि टॉप से फर्स्ट सेकेंड थर्ड इधर कौन सा कलर होना चाहिए, ब्लू। तो हमें पता है एक ऑर्डर, उस ऑर्डर का नाम होता है विबग्योर। अब थर्ड पे बी तभी आ सकता है जब वी इधर हो, आई इधर हो, पीछे क्या आएगा जी वाई ओ और आर, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। अब देखो पर इसमें एक दिक्कत है, हमें पता है कि जब भी लाइट प्रिज्म में से पास करती है ना तो वो डिस्पर्स करती है। डिस्पर्स करने का मतलब है वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट। तो नीचे आएगा V, ऊपर आता है R, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हमें तो ऊपर V चाहिए, इसमें तो नीचे V आ रहा है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट तो पक्का गलत है। अब आप देखो थर्ड भी सेम ही तो है, ऐसे लाइट जा रही है, इधर जाएगी, इधर V आएगा, ऊपर कौन सा कलर आएगा, R, तो थर्ड क्वेश्चन भी गलत है। फोर्थ पार्ट को देखो, फोर्थ पार्ट पे अगर आप देखो ना तो ऐसा ही है, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर मतलब अगर मैं मार्क करूं तो इधर, फिर इधर चला जाएगा, इधर V होगा, ऊपर कौन सा कलर होगा, R, ये भी गलत है क्योंकि हमें ऊपर V चाहिए। तो जब फर्स्ट ऑप्शन गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, तो बाय डिफॉल्ट बचा कौन सा, सेकंड। इसको देख लेते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, मतलब जो ये वाला कलर होगा ना ये V होगा और नीचे वाला कलर कौन सा हो जाएगा, R। हमें यही तो चाहिए था, हमें ऊपर V चाहिए था और नीचे क्या चाहिए था, R। मतलब पहला क्वेश्चन था और धमाकेदार क्वेश्चन था इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन था ये थर्ड क्वेश्चन। ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, सेकंड। तो अगर हम आंसर को चेक करें तो हम देख लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन ठीक है भी या नहीं। तो आंसर चेक करते हैं, आंसर पे क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ भी आपके सिलेबस में है। एट नून, दोपहर के टाइम पे सन अपीयर्स वाइट, सन हमें वाइट दिखता है, बिल्कुल ठीक है। सन जब सिर के ऊपर होता है तो सन कैसा दिखता है, वाइट। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये अर्थ है, यहाँ पर ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है जहाँ बहुत सारी गैसेज है, ये सन है, ठीक है। सन बिल्कुल ठीक से हमारे सिर के ऊपर है, मतलब मैं अगर यहाँ पर हूँ तो सन मेरे ठीक ऊपर है, नून में होता यही है। अब देखो सन ने एटमॉस्फेयर से जैसे ही लाइट एंटर करेगी तो हमें पता है सबसे पहले जो कलर स्कैटर होता है ना वो हर जगह हो जाता है ब्लू कलर स्कैटर, मतलब वॉयलेट बोल सकते हो या ब्लू बोल सकते हो। सबसे पहले स्कैटरिंग वॉयलेट और ब्लू की होती है, रेड की सबसे कम स्कैटरिंग होती है, ठीक है। अब पर ब्लू ने स्कैटर होने के लिए ब्लू के पास रास्ता कितना है, सिर्फ इतना सा, ब्लू बहुत ही कम स्कैटर होगा, इतना कम स्कैटर होगा कि बाकी सारे कलर्स बचेंगे। अब हमें पता है जो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, ये मिल के कलर देते हैं वाइट, मतलब वाइट कलर में ये 7 कलर्स होते हैं, ये 7 कलर्स मिले तो वाइट बन जाएगा। अब मैं जब बोल रही हूँ ब्लू थोड़ा सा ही फैला है, बाकी पूरा ब्लू बचा हुआ है, तो इसका मतलब 6.5 कलर्स तो बचे हुए हैं। 6.5 को भी जब आप मिक्स करोगे तो आंसर क्या आएगा, वाइट। तो सन वाइट इसलिए दिखता है क्योंकि लाइट ज़्यादा स्कैटर ही नहीं हो पाती। स्कैटर का मतलब है लाइट स्प्रेड नहीं हो पा रही है, तो लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा,
बिकॉज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, स्कैटरिंग नहीं होती है लाइट की इतनी ज़्यादा, तो आंसर इज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। इसके लिए आप वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने स्कैटरिंग समझाई है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगर मान लो आपके पास 7 क्रेयॉन्स हैं विप ग्योर कलर के, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। अब आपके पास ये सारे कलर्स हैं। अब मान लो आपका ब्लू कलर थोड़ा सा खत्म हो गया, बाकी 6.5 कलर्स तो बच गए ना, इनफैक्ट 6:45 बच गए, तो वो सब भी मिलेंगे तो आपको क्या देंगे, वाइट कलर। तो इसलिए सन वाइट क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग नहीं हुई है। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस का आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आंसर पे क्लिक करेंगे और लीस्ट स्कैटर्ड ही हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अगर आप NCERT पढ़ते हो तो आप इसका आंसर 1 सेकेंड्स में दे सकते हो, लाइक विद इन सेकेंड्स, क्योंकि कुछ है ही नहीं। NCERT में ना 3 वर्ड्स दिए हुए हैं कि अगर हम रेनबो की बात करें तो रेनबो में जब लाइट एंटर करती है तो सबसे पहले तो वो डिस्पर्स हो जाती है, मतलब पहले वो रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो सबसे पहले लाइट रिफ्रैक्ट होगी, फिर वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्शन होगा। तो ऊपर वाला गलत है, रिफ्लेक्शन तो होता ही नहीं है, कोई लाइट वापस थोड़ी जाती है, स्कैटरिंग भी नहीं होती है। तो B और C अभी हो सकते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। NCERT कहती है लाइट इज रिफ्लेक्टेड इंटरनली, तो इसका आंसर हो जाएगा C पार्ट, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर भी यही है, तो इस आंसर को आप मार्क करके चेक भी कर सकते हो, C आंसर। मैं आपको बता देती हूँ रेनबो में होता कैसे है। ये लाइट आई, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, फिर ये वापस से रिफ्लेक्ट करेगी और ये इधर बंदे की आंखों में पहुंच जाएगी। जो भी बंदा यहाँ खड़ा होगा, अब ऐसे थोड़ी है उसके मुंह पे आ रहा है रेनबो, उसको लगेगा कि रेनबो यहाँ कहीं पीछे बन रहा है, ऐसे उसको रेनबो दिखाई देगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा रेनबो की फॉर्मेशन। आप वो वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने उसमें भी। 6th क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। स्टार्स ट्विंकल करते हैं, अपने राइम सुनिए ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वही है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। वो किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, या तो रिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग। इंटरनल रिफ्लेक्शन तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो इतना तो आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन करना ही नहीं है, तो इसका आंसर D तो नहीं है। पता नहीं, एक तो क्या क्लिक करना होता है, क्या क्लिक हो जाता है, तो इसका आंसर रिफ्लेक्शन नहीं है। स्कैटरिंग की वजह से ट्विंकलिंग नहीं होती है। ट्विंकलिंग होती किस वजह से है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। स्टार्स के ट्विंकल करने का रीज़न होता है, देखो ये अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा ना, तो आपने एक पढ़ा होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टॉपिक। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई स्टार है, ठीक है, और यहाँ पर हम हैं। जैसे ही स्टार्स की लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वो बेंड करना स्टार्ट कर जाएगी, और जो यहाँ पर बंदा है, हमें हमेशा लगती है लाइट कहाँ से आ रही है, स्ट्रेट से, तो उसे लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, तो उसके लिए लाइट यहाँ पर फॉर्म हो गई, ठीक है। इसका तो मतलब बस यही हुआ कि स्टार जहाँ होता है वहाँ दिखता नहीं है, बल्कि उससे अलग जगह पे दिखता है। अब हम बोल रहे हैं स्टार्स ट्विंकल क्यों करता है, क्योंकि जो हमारे पास आसपास की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है ना, वो फिक्स नहीं होती। कभी कभी लाइट आके इधर इमेज बनती है, कभी कभी इसी की इमेज ऊपर यहाँ बन जाती है, कभी कभी ये लाइट ऐसे आके इसकी इमेज यहाँ बन जाती है, मतलब इधर बनी, फिर यहाँ नहीं बनी, इधर बनी, फिर इधर बनी। हमें लगता है कि स्टार बार बार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, कभी है कभी नहीं है, कभी वो फेंट दिखाई देता है, कभी वो ब्राइट दिखाई देता है। दिस इज एंटायरली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो आंसर है इसका B पार्ट। 7th, क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। जो साफ स्काई होती है उसे आप ध्यान से देखो तो ब्लू कलर की होती है, सबको ही पता है स्काई ब्लू है, इस पर तो सॉन्ग्स भी बने हैं कि स्काई इज ब्लू। तो क्यों होती है स्काई ब्लू, तो इसका मैंने आपको चैप्टर की बिगनिंग में बताया है अभी। ब्लू इसलिए स्काई ब्लू होती है क्योंकि ब्लू की ना स्कैटरिंग सबसे जल्दी हो जाती है। इसका मतलब है ये है अर्थ, ये है एटमॉस्फेयर जहाँ लाइट, जहाँ सारी गैसेस वगैरह हैं। तो होगा क्या, सन है यहाँ पर, सन की लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करती है वो स्कैटर होने लग जाती है, और सबसे पहले कौन सा कलर स्कैटर होता है, ब्लू, इसलिए स्काई कौन सी होती है, ब्लू कलर की। तो ऑप्शंस देखो, ब्लू कलर गेट अब्जॉर्ब, ये कोई रीज़न नहीं है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, कोई रीज़न नहीं है। वॉयलेट एंड ब्लू कलर गेट स्कैटर्ड, क्योंकि सबसे पहले V और I। वॉयलेट ना हमारी आंखों के लिए इतना सेंसिटिव नहीं होता, तो हम नोटिस नहीं कर पाते, ब्लू इसलिए हमें ज़्यादा लगता है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, वॉयलेट और ब्लू कलर की, तो C ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आंसर पे क्लिक करेंगे एंड C इज़ करेक्ट।
डी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। अब ना यहाँ पर ना बच्चे ना इतनी जल्दबाजी करते हैं ना आंसर करने में कि ना वो एयर को देखते नहीं है। उन्होंने ना बस एक रट्टा मारा हुआ है कि विप गियोर में ना रेड हमेशा फास्टेस्ट ट्रैवल करता है और वायलेट की स्पीड सबसे कम होती है। इतना रट्टा मार के चलते हैं ना तो वो सीधा रेड मूव्स फास्टेस्ट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। क्वेश्चन में उसने एयर कह दिया। एयर में तो जो लाइट होती है वो उसकी जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, हर कलर की स्पीड सेम होती है और वो स्पीड होती है 3 × 10⁸ तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। सी इज द करेक्ट आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट, डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। These can be easily seen from a distance among all the colors। अब जो डेंजर के सिग्नल्स होते हैं ना, जो खतरे का निशान होता है, वो हमेशा रेड कलर का होता है। आपने देखा भी होगा, क्योंकि आप ना कभी ध्यान से देखना, किसी भी कलर को रखो और रेड कलर को देखो। रेड कलर ना बहुत जल्दी हमें नोटिस हो जाता है, क्योंकि रेड कलर ना आसपास में लॉस नहीं होता, आसपास में स्कैटर नहीं होता, सीधा दिखाई देता है दूर तक। इसका मतलब क्या है कि रेड स्कैटर ही नहीं होता आसपास, रेड दूर तक जा पाता है। तो रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फोग। अब हमें हर माहौल का ध्यान रखना है, कभी स्मोक हो सकती है, कभी फोग हो सकती है, उसमें आपको पीछे खतरे का सिग्नल ही ना दिखे तो आप तो पता नहीं क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम रेड्स को यूज़ करते हैं ताकि दूर से हम स्पॉट कर सके अगर कोई डेंजर है तो स्कैटर्ड द लीस्ट। 10th क्वेश्चन, विच फिनोमिना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। अगर आपने देखा हो तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है उसका कलर रेड होता है, पर अभी मैंने आपको बताया था नून पे दिन में सन का कलर क्या होता है, वाइट। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर है सन, ये मैं हूँ, ठीक है। अब देखो सन की लाइट, यहाँ तो स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग यहीं पे स्टार्ट होती है जहाँ पार्टिकल्स हो, और पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होते हैं, बाहर वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते। अब देखो लाइट को कितना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बहुत बड़ा है ये तो। पहले लाइट को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था वो देखो। मैं कलर चेंज करती हूँ, अगर मुझे पता चलेगा कि कलर किससे चेंज करते हैं तो डेफिनेटली मैं करूँगी, और मुझे पता चल चुका है। तो लेट्स सी, कलर चेंज हो चुका है आपके लिए, और मुझे ग्रीन कलर सबसे बेटर लग रहा है। यस, तो ग्रीन कलर पे स्टिक करते हैं अभी हम। देखो अभी ये वाला डिस्टेंस है, पहले ये वाला डिस्टेंस था, सोच के देखो, पहले छोटा सा डिस्टेंस था तो आपका ब्लू कलर भी यूज़ नहीं हुआ था। अब डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा है, ब्लू यूज़ हो जाएगा, वॉयलेट यूज़ हो जाएगा, इंडिगो यूज़ हो जाएगा, और ग्रीन येलो सब यूज़ हो जाएंगे। तो लास्ट आते आते कौन सा कलर बचेगा सन के लिए, ऑरेंज और रेड, क्योंकि बाकी सारे कलर्स तो यूज़ हो गए। तो सन कैसा दिखाई देगा उसे, ऑरेंजिश रेड कलर का। इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें सन कैसा दिखाई देता है, ऑरेंजिश। इसके लिए आप बोलोगे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, सो ऑल द अदर कलर्स आर स्कैटर्ड अवे, सो ओनली रेड कलर रीचेज आवर आई, so we appear sun appears to us as during sunrise or sunset as red color। तो ये होता है scattering of light की वजह से। तो आंसर है बी पार्ट। चेक करते हैं बी पार्ट, ठीक है। ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। अब स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग। वाटर का सी का वाटर, जो डीप सी में वाटर होता है उसका ब्लू कलर क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग अगेन। तो आंसर क्या आ गया, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, When light enters the eye, मैंने तो बता ही दिया है कि आई तो करना ही नहीं है, तो 12th नहीं करना आपको। नेक्स्ट करते हैं 13th क्वेश्चन, 13th भी नहीं करना। नेक्स्ट करते हैं 14th भी नहीं करना। आई वाले हैं देखो जो मैं कट करा रही हूँ। A student traces the path of ray through a glass prism for 4 different values of angle of incidence। कोई बात नहीं, अलग अलग इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है, कभी ये है कभी दूसरी भी हो सकती है। वो हमेशा देखता है कि जो इमर्जेंट रे है, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। हमें उसने कहा है कि क्या होगा। अब आपको कहीं से भी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल लग रहे हैं, कहीं से भी नहीं लग रहे मुझे तो क्या वो परपेंडिकुलर लग रहे हैं, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, इज ऑलवेज पैरेलल, ये भी गलत है। तो आंसर है डी पार्ट, ऑलवेज बेंड्स एट एन एंगल। अभी हमने देखा है कि हमेशा ये किसी एंगल पे बेंड कर जाती है। देखो इसका जो एंगल है और जो इसका एंगल है वो सेम नहीं है, ये सीधी जाती तो इधर जाती, ये पीछे गई तो इधर गई, किसी एंगल से बेंड हो चुकी है।
तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इज ऑब्जर्विंग द डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, एक ग्लास प्रिज्म से वो देख रहा है। He would find that for all angles of incidence, ray of light bends towards the normal while entering into the prism. ये है प्रिज्म, ये है एयर। अब देखो, एयर है रेयर मीडियम और ये मीडियम है डेंसर, और बाहर का मीडियम फिर से कैसा है, रेयर। रेयर का मतलब है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, डेंसर का मतलब है पार्टिकल्स बहुत पास पास है। ठीक है, अब जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे नॉर्मल बेंड करती है। इसे बोलते हैं डर रूल। डेंसर से रेयर तो टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो पहले केस में टूवर्ड्स होगा फिर अवे होगा, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल फिर अवे, तो ऑप्शन 1 ठीक है। आगे देखते हैं आंसर 8। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है, ये रे डायग्राम दिया हुआ है, इंसिडेंट इमर्जेंट कौन से हैं। इंसिडेंट एंगल होता है जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ। इसके बाद हमें बताना है इमर्जेंस, ये इमर्जेंट रे होती है। इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है उसे बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। हर एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन, पर एंगल ऑफ डेविएशन होता है जो इंसिडेंट रे है, अगर वो सीधी जाती तो कहाँ जाती, जो इमर्जेंट रे है वो कहाँ गई है उसको पीछे प्रोड्यूस करे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अपने डायग्राम में देखो, आपको पी दिखेगा, ये ऊपर जाता तो इधर जाता, ये वाला इधर जाता, तो एंगल कौन सा बच गया, पी। तो आंसर है आपका वाई, फिर उसके बाद क्यू, फिर पी। ऑप्शन चेक करते हैं, वाई, क्यू एंड पी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आफ्टर ट्रेसिंग द रे ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये एंगल उसने ड्रॉ किए हैं, करेक्ट मार्क्ड एंगल्स कौन से हैं, वही सेम क्वेश्चन है। आई ठीक है, ई ठीक है, आर क्यों ड्रॉ किया है, ये आर थोड़ी होता है, ये तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, तो सिर्फ आई और ई ठीक है, बाकी सब गलत है, तो बी ऑप्शन ठीक है। आंसर चेक करते हैं, आंसर इज बी, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। वाइट लाइट जब स्प्लिट होती है अपने 7 कलर्स में, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट, रीज़न बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज का मतलब क्या होता है, देखो मुझे तो लग रहा है मैंने ह्यूमन आई पूरा चैप्टर आपको ऐसे भी समझा ही दिया है। ये सन है, ये मैंने हॉराइजन ड्रॉ कर दिया, ये सन है। जैसे ही सन हॉराइजन से बिलो होता है तो उसकी जो लाइट रे है वो जब एंटर करती है अर्थ में तो वो बेंड करना स्टार्ट कर देती है। जैसे वो अर्थ के सरफेस में आएंगी तो वो बेंड करेगी। अब यहाँ पर जो बंदा होगा उसको लगेगा लाइट सीधे से आ रही है, मतलब ये था रियल सन, ये है उसे सन जो दिख रहा है फेक सन। तो फेक सन ना उसे ऊपर दिख रहा है, मतलब एक्चुअल में सन अभी नीचे है पर हमें कहाँ दिख रहा है, ऊपर। तो हमें ना नकली सन दिखता है, वो उसे बोलते हैं एडवांस सनराइज। उसे क्या बोलते हैं, एडवांस सनराइज। और डिलेड सनसेट फिर किसे बोलेंगे, डिलेड सनसेट हम बोलेंगे जो सन है वो उस टाइम पे सेट नहीं हुआ होता जिस टाइम पे हमें दिखाई देता है। मतलब डिलेड सनसेट का मतलब हो जाएगा, जैसे एडवांस सनराइज था ना कि पहले सनराइज हो जाता है, डिलेड सनसेट में आपको बताती हूँ सन नीचे चला जाएगा। सनसेट का मतलब सन नीचे चला गया और फिर भी सन कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। तो इसे बोलते हैं डिलेड सनसेट। और ये 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करता है, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को, तो 4 मिनट्स का डिफरेंस आएगा। और ये होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट बेंड कर रही है ना, तो होगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये मायोपिया वगैरह हमें नहीं करना, तो 21st क्वेश्चन गलत है, हमें करना ही नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है। 22 भी नहीं करना, 23 भी नहीं करना, 24 देखते हैं। 24 रिपीट हो चुका है, अभी मैंने कराया था, इसका आंसर डी है, बेंड्स एट एन एंगल। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए 4 स्टूडेंट्स ने मार्क किया है, ये करेक्ट किसका है। फर्स्ट वाला ये तो कुछ गलत ही है, इसमें तो इसने फर्स्ट में रिफ्लेक्शन इन दिखाई है। ये भी गलत है, इसने पैरेलल बना दिया इंसिडेंट रे को और इमर्जेंट रे को। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो फर्स्ट पार्ट ठीक हो सकता है, फर्स्ट पार्ट ठीक हो सकता है और थर्ड पार्ट ठीक हो सकता है। हम देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट में ऐसे है, फर्स्ट गलत ही है क्योंकि उन्होंने ना एंगल्स को बहुत इक्वल शो कर दिया है। थर्ड ठीक होगा इसका, तो
देखो थर्ड ही आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट में ना उन्होंने कुछ ज़्यादा ऐसे सिमेट्री बना दिया, इतनी सिमेट्री होती नहीं है कभी भी, तो फर्स्ट गलत है और थर्ड ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 26I का क्वेश्चन आपको नहीं करना, 27th भी नहीं करना, 28th भी नहीं करना, 29th भी नहीं करना। 30 स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट एक कलर से 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। नेक्स्ट 31 सिलेबस में नहीं है। 32 स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ, मैंने अभी आपको बताया है स्टार्स ट्विंकल करते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। और हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे MCQ क्वेश्चंस विद इन 20 मिनट्स हमने सॉल्व कर लिए, तो मुझे नहीं लगा ये ज़्यादा टाइम टेकिंग था। आप सोच के देखो, टर्म 1 में आपके 3 केमिस्ट्री के चैप्टर्स आने हैं, 1 बायो का मतलब 4 और 2 फिजिक्स के आने हैं, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, सॉरी 3 फिजिक्स के आने हैं आपके। ह्यूमन आई आना है, इलेक्ट्रिसिटी आना है या नहीं आना, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में से मैं आपको बताती हूँ, आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं आना। 2 फिजिक्स के आने हैं, 1 बायो का आना है, 3 केमिस्ट्री के आने हैं, तो ऐड करते हैं 3 केमिस्ट्री, 1 बायो और 2 फिजिक्स, टोटल आपके आने हैं 6 चैप्टर्स। अगर एक चैप्टर में आप 20 मिनट्स स्पेंड कर रहे हो तो 120 मिनट्स आप लगा कर चलो, ज़्यादा से ज़्यादा 150 मिनट्स लगा लो, 150 मिनट्स। तो आपको क्या लग रहा है 3 घंटे भी पूरे नहीं है, मतलब 3 घंटे में आप सारे MCQs कर लोगे जो पॉसिबली आ सकते हैं, तो 3 घंटे तो कुछ नहीं होते। आप एग्ज़ाम में भी इसे वीडियो को बार बार देख सकते हो, जिससे आपके सारे MCQs क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और वेबसाइट के क्वेश्चंस भी कवर करूं तो आप सजेशंस भी दे सकते हो अपना कमेंट बॉक्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना। सो आई होप यू ऑल हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय। और पढ़ते रहो, अच्छा स्कोर करना है इस बार, MCQ है, अच्छा स्कोर करेंगे हम सब साथ में, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।